Hello students, today we are going to discuss our next topic for class 9 students, and these topics are from chapter 8, that is motion. In our previous class we saw two graphs between distance and time in case of uniform motion and non-uniform motion, right? So just as a quick review, in uniform motion the graph between distance and time comes straight line because it shows the equal amount of change of distance with equal intervals of time. Okay. Secondly, in non-uniform motion the distance and time graph comes as a curved line. It shows non-uniformity of distance as well as time. Okay. So let us proceed to our next topic of today. Here we are having the graphs between speed and time. We can say the graphs between velocity and time. Okay. So इस केस में तीन सिचुएशन आती हैं. पहली सिचुएशन में क्या है, when speed remains constant, यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है यानी उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट. तो जब स्पीड में चेंज नहीं होगा, जो फाइनल स्पीड है वही इनिशियल स्पीड है, तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो है. ओके, उसका एक्सीलरेशन उस केस में जीरो होगा. तो अगर जीरो एक्सीलरेशन है तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस केस में ये समय के साथ साथ स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है, राइट. तो इस हॉरिजॉन्टल ग्राफ वी कैन ऑब्टेन in case of when there is no acceleration or there is no change in the speed, when the speed remains constant. Okay, so it shows that the speed is here constant. Okay, second is when speed changes. अब स्पीड में चेंज आपको पता है दोनों तरीके से हो सकता है, या तो स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड कम हो रही हो. मीन्स इफ देयर इज एक्सीलरेशन और देयर में बी रिटार्डेशन. सो इन दोनों केस में क्या देखेंगे हम, अगर स्पीड में चेंज आ रहा है और स्पीड बढ़ रही है एक कांस्टेंट रेट से, व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, राइट. तो इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इक्वल अमाउंट विद द सेम रेट विद द कांस्टेंट रेट, राइट. तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करता है, यानी यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल अमाउंट में स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली आ रही है विद द सेम अमाउंट. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन स्पीड ग्रेजुअली चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन द यूनिफॉर्म रेट. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन हियर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में भी जब स्पीड एक यूनिफॉर्म रेट से एक कांस्टेंट रेट से कम होती जा रही है, सो दिस विल बी द केस. यहाँ पर हम स्पीड में कुछ वैल्यू दिखाएंगे ऊपर, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है, वो चीज मूविंग है. और मूविंग ऑब्जेक्ट जब ग्रेजुअली अपनी स्पीड कम कर रहा है एक इक्वल अमाउंट में एक यूनिफॉर्म रेट से, तो इस केस में ये ग्राफ एक स्लोप के रूप में ऑब्टेन होगा, जिसका हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. ओके, यू नो दैट डिक्रीज इन स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट इज नेम्ड एज रिटार्डेशन और डिसलेरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन. तो यहाँ इस केस में ये ग्राफ है जो कि शो करता है कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो कर रहा है. यहाँ पर स्पीड एक कांस्टेंट रेट से एक ऐसे यूनिफॉर्म रेट से कम होती चली जा रही है. ओके, चलिए अब आते हैं अपनी इसी सेकंड पोजीशन में एक थर्ड कंडीशन और हो सकती है जब इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की जीरो ना हो. यहाँ हमने जो देखा था ये जीरो से यानी रेस्ट से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट के केस में था ये. अब अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड उसकी जीरो नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, वहाँ ऊपर थोड़ा सा वैल्यू जो भी उसकी स्पीड होगी उस रेंज पे वहां से स्टार्ट करके, और फिर क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है, बस सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से या जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक. व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, तो उस केस में ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है यहाँ भी. नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशन व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट. तो ये दोनों केस हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक्सीलरेशन जीरो, सेकंड केस में एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है,
और थर्ड केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी जब उसके जो स्पीड में चेंज है वो इक्वल अमाउंट में नहीं आ रहा है ना, एक यूनिफॉर्म रेट से नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इस केस में भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ग्राफ स्पीड और टाइम के बीच में हम कर्व लाइन प्राप्त करते हैं, जैसा कि आपने डिस्टेंस और टाइम के केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखा। ओके, सो हियर इट कम्स अ कर्व लाइन which represents that this acceleration is not according to the time, means it is not uniformly, so this happens in case of non uniform acceleration, we obtain a curved line graph. Okay guys, now we proceed to our last topic of this chapter, that is uniform circular motion. देखिए, आपने पहले समझा हुआ है कि मोशन क्या होता है, ठीक है, जब समय के साथ, जब वक्त के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है। सर्कुलर मोशन में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे यानी एक सर्कल में मूव करता है तो हम कहते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ही एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जब वो ऑब्जेक्ट, जब वो बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो ये उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार वो सर्कुलर ट्रैक पे बने रहने के लिए एक फोर्स जरूरी होता है, तो एक ऐसा फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को उस ट्रैक पर बनाए रखता है, द फोर्स विच इज नीडेड टू कीप दैट बॉडी इन प्रॉपर सर्कुलर ट्रैक, तो वो फोर्स एक्चुअली सेंटर की तरफ गाइडेड होता है और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज नीडेड बाय अ बॉडी टू रिमेन ऑन द सर्कुलर ट्रैक, मीन्स दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किट, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और बताने वाली है कि जो सर्कुलर मोशन है, आप जानते हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है तो उसकी हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि वो ट्रैक सर्कुलर है। तो अगर आप टेंजेंट के हिसाब से देखेंगे तो एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इंडिकेट्स अ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भले ही कांस्टेंट स्पीड से हो, भले ही यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर ट्रैक पर है तो इसकी वजह से, और सर्कुलर ट्रैक में उस पर बने रहने के लिए उसको हर पॉइंट पे अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। ओके, और इसीलिए इस केस में हम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसको हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन मानते हैं, बिकॉज एक्सीलरेशन आप जानते हैं यानी चेंज इन वेलोसिटी का रेट है, तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है साथ साथ, तो डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन आ रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ऑलवेज अ काइंड ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो हमारी अर्थ है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, वो जो हमारे जो घड़ियां हैं, वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, इसमें जो सेकंड की सुई, ये मिनट की सुई, ये सारे सर्कुलर ट्रैक में मूव करते नजर आते हैं। और कोई भी अगर एक एथलीट है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से ये चीजें मूव करती हैं, और आप जानते हैं कि जो नेचुरल हमारे जो बॉडीज हैं, जो हेवनली बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज है, दे always do a uniform circular motion because their speed is also constant. Okay, so guys, this is all for today. I hope you have enjoyed, you have learned enough from this chapter. Your homework is keep completing your all in-text question as well as exercise questions from this chapter, and stay safe, take care of yourself and your all family members. Keep studying honestly, keep watching videos and keep sharing it so that others may also get benefited by this. Thank you very much. God bless you all.